नमस्कार बच्चों, मैं रुचि सक्सेना आज मैं अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण सांवले सपनों की याद पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है और इसमें सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन ये सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भिन्न माने अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। यानी जब वो मृत्यु की तरफ अग्रसर हो गए तो लेखक ये कहता है कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है और वो मौत की और मौन वादियों में जा रहा है। सालिम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह अपनी पीठ पर बोझ लादे हुए अंतहीन यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी से वे अब आखिरी बार चले हैं। अब कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता, मानो वे कोई पक्षी हों जो मौत की गोद में जा बसे हों। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब यहाँ पर लेखक कहता है मुझे नहीं लगता कि अब इस पक्षी को कोई जगाना चाहेगा। काफ़ी लंबे समय तक इसने अपना यहाँ पर कार्य किया। अब ये बहुत लंबे समय बाद सोया है तो कोई भी इसको अब परेशान करना नहीं चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली को इस बात का बहुत दुख था कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। ये सही नहीं है, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो भी प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोता फूटता महसूस कर सकता है। यहाँ पर सालिम अली जी जो थे इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि लोग जो हैं वो पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। लोग जंगलों, पहाड़ों और झरनों को भी आदमियों की नज़र से देखते हैं, परंतु क्या कोई आदमी पक्षियों की आवाज़ को सुन करके, उसके मधुर संगीत को सुन करके अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे थे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक किसे कहते हैं बच्चों? ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। मिथक कहते हैं जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है, अर्थात प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व, उसे हम मिथक कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही मिथक का नाम था सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली ने अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरी घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे मतलब रुक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा।
वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या। अब यहाँ पर लेखक समझाने का प्रयास करता है कि जो श्री कृष्ण ने अपनी रास लीलाएं, गोप लीलाएं और माखन लीलाएं, बांसुरी वादन, जो कुछ भी उस वृंदावन में किया था, आज भी उसका एहसास वहाँ पर होता है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो अचानक वहाँ पे कोई बंसी बजाने लगेगा, संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा और वृंदावन में कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी भी वो खाली नहीं हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सालिम अली के व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है कि सालिम अली जो थे उनका शरीर कैसा था, एक कमज़ोर काया वाले थे, बहुत दुबले पतले थे और जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुँचने में बस थोड़े ही दिन बच रहे थे, यानी 100 साल पूरे होने में कुछ ही समय शेष था। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। निश्चय ही जब उन्होंने लंबे समय तक अपनी यात्राएं की थी तो उससे वो थक गए होंगे और उनका शरीर कमज़ोर हो गया होगा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। उनको कैंसर था और उन्हें इस बीमारी के कारण ही मौत आ गई होगी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। अंतिम समय तक उनके नेत्रों की रोशनी जो थी पक्षियों के संरक्षण में लगी रही, उनकी हिफाजत में लगी रही, उनकी सुरक्षा में लगी रही। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अंतिम समय तक पक्षियों के संरक्षण में लगे रहे। उन जैसा वर्ल्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। सभी लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रकृति यहाँ पर उनसे प्रभावित थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी माने फैली थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ी माने रची थी, बनाई थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। इस दुनिया को बनाने में, निर्माण करने में उनकी पत्नी तहमीना का योगदान बहुत ज़्यादा था। तहमीना स्कूल के दिनों से उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब साइलेंट वैली की रेगिस्तानी हवा, देखिए रेगिस्तान में जो हवाएं चलती हैं वो क्या करती हैं, वो जो है वहाँ पर बहुत तूफ़ानी हवाएं होती हैं और उस तूफ़ानी हवाओं में जो तेज़ हवाएं होती हैं उसमें क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वो बहुत मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध जो था, उनको बचाया जा सके, इस प्रार्थना के साथ वो उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और चौधरी साहब गाँव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। उनको मालूम था किस तरह की दिक्कतें वहाँ पर होती हैं। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी थीं। सालिम अली ने हर संभावित खतरों को, जो कि पर्यावरण से संबंधित था, प्रधानमंत्री के समक्ष रखा और उनकी इन बातों से सुनकर के जो था वो चौधरी चरण सिंह की आंखें भी भर आई थीं, क्योंकि वो जो था मिट्टी पर पड़ने वाली पहली बूंद से भलीभांति परिचित थे। आज सालिम अली नहीं हैं, आज सालिम अली इस दुनिया में नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर होने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब यहाँ पर लेखक के मन में प्रश्न उठ रहा है कि अब जो इतने बड़े पक्षियों के
संरक्षण करने वाले थे, उनकी तरफ ध्यान देने वाले थे, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। अब पक्षियों की वकालत कौन करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। अब यहाँ पर अचानक ही जाबिर हुसैन जी को याद आ जाता है एक अंग्रेजी लेखक जिनका नाम क्या था? D.H. लॉरेंस था। ये क्या थे? ये 1885 से लेकर 1930 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने भी कविताएं लिखी और वो भी प्रकृति की ओर प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। तो यहाँ पर उनका जिक्र करना जाबिर हुसैन ने समझा ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो बहुत सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ कहना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मैं उनका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। मुझे यकीन है, मेरा विश्वास है कि मेरी छत पे जो गोरैया बैठी है वो हम लोगों के बारे में, हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अब जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा कठोर बातें करते हैं, जो तत्वन्वेषी होते हैं, जो खोज करते रहते हैं, उनके लिए हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वो गोरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। बचपन में इनके साथ एक घटना घट गई थी कि इनकी एयरगन से एक जो थी वो नीलकंठ की वो गोरैया घायल हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया और पक्षियों के संरक्षण में लग गए थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो अपने मार्ग से कभी भी भ्रमित नहीं हुए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जिस प्रकार D.H. लॉरेंस जो थे प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, नैसर्गिक जिंदगी यानी प्राकृतिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, उन्हीं की तरह उन्होंने अपने जीवन को पक्षियों के संरक्षण में समर्पित कर दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या होता है? जो एक जगह स्थिर हो जाता है, लेकिन वो एक जगह स्थिर नहीं रहे, उन्होंने सागर का रूप धारण किया और वो चारों तरफ फैल गए। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी आयावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग से ही निकले हैं। आज उनकी मृत्यु के बाद भी लोगों की ये सोच है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, आज भी वो पक्षियों की खोज में कहीं गए हुए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटका करके खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यानी उनकी मौत हुई हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। उनको लगता है वो अपने काम पर निकले हैं, उस काम को समाप्त करने के बाद वो लौटने वाले ही होंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? अब यहाँ पर लेखक कहता है जब तक वो नहीं लौट कर आते तो क्या हम मान लें कि वो यहाँ से चले गए हैं? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे जाने के अवसर पर जब तुम इस दुनिया में नहीं हो सालिम अली, मेरी आंखें बहुत नम हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम लौटोगे ना, कि तुम एक दिन लौटकर यहाँ ज़रूर आओगे ना।